1999 में बनती है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लीड की जा रही एनडीए की गवर्नमेंट बनने के बाद एक जो सबसे पहला इनिशिएटिव इन्होंने लिया था वो ये था कि अंडमान जेल का रिनोवेशन कराया गया और यहाँ पर एक प्लाक स्थापित किया गया जहाँ पर वीर सावरकर जी के इतिहास को कॉमेमोरेट किया जा रहा है और उनको होमेज दिया जा रहा है। अब जैसे ही ये गवर्नमेंट चेंज करती है 2004 में, तो जो नई गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहला काम करती है कि वो अंडमान जेल जाती है और इस प्लाक को वहाँ से हटा देती है। ये बात बहुत अनप्रेसिडेंटेड है दोस्तों। अगर आपको पता होगा कि जब मायावती जी का शासन था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन्होंने बहुत सारे पार्क बनवाए थे जिसमें उन्होंने अपनी स्टैचूज के साथ साथ अपने पार्टी के सिंबल को भी, जो कि हाथी है, उसको भी लगवाया था। Former Chief Minister of UP, Mayawati justified her life-size statues built in UP with crores in public money when she was in power, telling the Supreme Court they represent the will of the people. Whether the money गवर्नमेंट बनी, उन्होंने इस पार्क को नहीं तोड़ा, तो इसलिए ये एक्शन जो लिया गया सावरकर जी के फ्लैग को हटा देने का, वो एक अनप्रेसिडेंटेड एक्शन था। दिस इटसेल्फ प्रूव्स द पॉइंट कि ये जो फिगर हैं, ये जो पॉलिटिकल फिगर हैं, ये आज भी कितने रेलेवेंट हैं। तो इनके रिलेवेंस को जानना आधे घंटे या 1 घंटे के वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारा ये इनिशिएटिव है कि हम एक सीरीज़ बनाएं सावरकर जी के ऊपर, जिसमें हम लोग ने कुछ किताबें, कुछ न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स को छाना है और उसमें से जो मेन क्रक्स ऑफ द मैटर है, उनके लाइफ को लेकर के, इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को लेकर के और उसके क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं तब और आज, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। चलते हैं 19वीं सेंचुरी में। 1857 के रिवोल्ट के बाद एक और भयंकर रिवोल्ट हुआ, जिस समय डेक्कन में फमीन आया। डेक्कन का फमीन उतना ही भयंकर था जितना 1940 के आसपास आए हुए बंगाल फमीन था। इसमें भी कई लोगों की जानें गई थी और काफ़ी अपराइजिंग उस समय हुआ था। इनफैक्ट इंडियन रिवॉल्यूशन का जो एक बीज बोया गया था वो यहीं पे बोया गया। तरीके की कुकृत्य ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की, जिस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ, उस मैनेजमेंट ने फिर से ये चिंगारी भड़का दी थी वहाँ के। अब ये हमें पता चलता है थ्रू कम्युनिकेशन विच वॉज हैपनिंग बिटवीन द गवर्नर ऑफ दैट रीजन एंड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उस समय के वहाँ पे जो गवर्नर थे उनका नाम था सर टेम्पल, और वो वाइसरॉय लिटन को एक चिट्ठी लिखते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पर एक कम्युनिटी रह रही है जो कि चित्पावन ब्राह्मण्स की है। ये कम्युनिटी बहुत वेल एजुकेटेड है और बहुत ही मिलिट्रीली बहुत स्ट्रांग है, डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रांग है, और ये कम्युनिटी में इतनी क्षमता है कि वो यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ करके फेंक सकती है। तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी हमें सपोर्ट यहाँ पर भेजिए। पर ये चित्पावन ब्राह्मण थे कौन और सर टेम्पल इस तरीके की बातें क्यों लिख रहे थे? तो थोड़ा चित्पावन ब्राह्मण की हम लोग हिस्ट्री जान लेते हैं। चित्पावन ब्राह्मण खुद को ट्रेस करते हैं भगवान परशुराम से। कुछ लोग कहते हैं कि ईरान से भारत की तरफ आए थे और ये पहले कोस्टल महाराष्ट्र में सेटल हुए थे, फिर इनवर्ड्स मूवमेंट इनका हुआ। और मराठाओं का जिस समय रूल था भारत में, उस समय उनके गवर्नमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे इन मिलिट्री, इन डिप्लोमेसी। मराठाओं का शासन 1818 में खत्म हो जाता है आफ्टर द एंग्लो मराठा वॉर। तो उसके बाद यही ब्राह्मण कम्युनिटी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्वाइन कर लिया और फिर वहाँ पर अपनी सर्विस देने लगे। ऐसे ही एक चित्पावन ब्राह्मण थे, उनका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के। फड़के जी भी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि ऑब्वियसली एक कॉलोनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसमें अपनी सेवा देते थे। अब जब ये डेक्कन में फेमीन हुआ, जो क्राइसिस हुआ, उसमें इनकी माँ चल बसी। उन्होंने छुट्टी की अर्जी दी, तो जो सर टेम्पल ने उस अर्जी को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि चुपचाप से अपने काम करो, वरना तनख्वाह जो मिलती है उससे भी हाथ धो बैठोगे, नौकरी भी तुम्हारी चली जाएगी। इतने इंडियंस कीड़ों की तरह मार रहा है। आज तुम्हारी माँ मार रही है, कल किसी और की मारेगी। क्या सबको छुट्टी दूंगा? You useless Indian, get lost. Don't spoil my party. Mind your language, sir. अब इस बात ने वासुदेव बलवंत फड़के जी को काफी अंदर से झकझोर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि मैं काम तो इनके लिए कर रहा हूं, पर ये कभी भी मेरे काम को रिकॉग्नाइज नहीं करते और हमें कभी भी इक्वल ओहदा नहीं देंगे। हमें कभी भी वो ओहदा नहीं मिलने वाला जो हमें मराठाओं के समय मिल रहा था, जो कि एक आज़ाद भारत में हमें मिल रहा था। तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट उनका हर्ट हुआ, उसने इनके अंदर एक क्रांतिकारी पैदा कर दिया। इन्होंने तत्क्षण अपना जॉब वहाँ पे छोड़ा, इस्तीफा दिया, अपने घर गए, अपने माताजी का अंतिम संस्कार किया और उस समय कसम ली कि भाई मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत से उखाड़ने के लिए अपनी जी जान कोशिश करता रहूँगा, और यही उन्होंने किया। मैं वासुदेव बलवंत फड़के ये शपथ लेता हूँ कि मेरे देश की स्वतंत्रता के लिए मैं सर्वसंग परित्याग करूंगा। मेरी मातृभूमि और मेरे प्राण, इन दोनों में चुनाव का वक्त आया
तो मैं मेरी मातृभूमि ही चुनूंगा। वासुदेव बलवंत फड़के काफ़ी स्ट्रैटेजिक, काफ़ी शार्प दिमाग के थे और काफ़ी स्ट्रैटेजिक पर्सोना था उनका। तो उन्होंने नींव डाली भारत के सबसे पहले सीक्रेट सोसाइटीज़ की। उन्होंने एक अंडरग्राउंड सोसाइटी फॉर्म किया और गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू ब्रिटिश पे आक्रमण करना शुरू किया और कई ब्रिटिशर के सीनियर ऑफिशियल्स को ढेर कर दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरे प्रांत के अंदर रह रहे, जैसे पंजाब या फिर बंगाल के अंदर रह रहे छोटे मोटे स्तर पर काम कर रहे क्रांतिकारियों से भी कनेक्शन एस्टैब्लिश करना शुरू किया। उन्होंने, अब आप सोचेंगे कि ये हो सकता है एक छोटा सा विद्रोही है जिसका एक पर्सनल ग्रज रहा है ब्रिटिश के अगेंस्ट और ये क्या ही कर लेगा, लेकिन क्या ही कर लेगा का सवाल आप इससे समझिए कि उनका दूरदृष्टि कितना था। उन्होंने एक सपना देखा था कि भारत को आज़ाद करा के एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट फॉर्म किया जाएगा। उन्होंने रामोसी रिबेल्स, रंपा रिबेलियंस और निज़ाम शाही के अंदर रह रहे वो हिंदू जो कि उनसे काफ़ी नाखुश थे, उनसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करके एक अंडरग्राउंड नेटवर्क फॉर्म किया। इनका मोडस ऑपरेंडी था वायलेंट अपराइजिंग। इनका ध्यान था कि हम गैरिसन्स पे अटैक करेंगे, वहाँ से आर्म्स लूटेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो जेल के अंदर बंद कैदी हैं उनको रिहा कराएंगे और उनकी मदद से हम आर्म अपराइजिंग कर करके भारत को आज़ादी दिलाएंगे। इन्होंने बहुत सारे गैरिसन पर छापे भी मारे, बहुत सारे आर्म्स भी लूटे और जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि इन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को ढेर भी कर दिया। जो कोई वासुदेव बलवंत फड़के को पकड़वाएगा उन्हें सरकार की ओर से 4000 इनाम दिया जाएगा। सरदार, उन गोरे बंदरों को उन्हीं की भाषा में जवाब दो। जो कोई मुझे मेजर डैनियल का सिर लाकर देगा उसे मैं 5000 रुपयों का इनाम दूंगा। इनके वजह से वहां पर एक इस तरीके का उबाल जमा जिसके वजह से सर टेम्पल को, वॉइसरॉय को एक चिट्ठी लिखना पड़ा कि यहाँ पे चित्पावन ब्राह्मण अब विद्रोह पे उतर आए हैं और अगर तुरंत इन्हें नहीं रोका गया तो शायद ब्रिटिश क्राउन का अगले 10 सालों में भारत से खात्मा हो जाएगा। लेकिन टेम्पल को आने वाले समय का संकेत मिल रहा था। उसने तुरंत मिलिट्री के मेजर डैनियल जैसे अनुभवी अधिकारी को पुलिस डिपार्टमेंट में बुलावा भेजा और वासुदेव को पकड़ने की जिम्मेदारी उस पर सौंप दी। तो अगर एक गवर्नर एक वॉइसरॉय को ऐसे चिट्ठी लिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ दैट रिवॉल्यूशन किस लेवल का रहा होगा, राइट। ये हालांकि बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर वासुदेव बलवंत फड़के जी का नाम लेते हैं तो 99% जनता इस तरीके से देखेगी जैसे कि ये कोई अफगान या तुर्क नाम हो और इसका भारत के इतिहास में कहीं आपको इतना ज़्यादा जिक्र भी नहीं मिलेगा। हाँ, अब इनको ये इतने बड़े खतरे बन गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कि फाइनली इनको रोकने के लिए ब्रिटिश को अपनी एक छोटी सी टुकड़ी, सेना की टुकड़ी भेजनी पड़ी और एक जॉइंट ऑपरेशन के थ्रू इनको कैप्चर किया गया और बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी ट्रायल के इनको एडन ले जाया गया। एडन वही जो कि गल्फ में लोकेटेड है और वहां पर इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। और इस तरीके से 1857 के बाद जो पहला रिवॉल्यूशन होने वाला था वो वहां पे कुचल दिया गया। मेरा वासुदेव जेता है रे जेता, वासुदेव बलवंत फड़के की, वासुदेव बलवंत फड़के की। लेकिन साथ ही साथ आप इसका इम्पैक्ट ऐसा समझिए कि उन्होंने इतनी क्रांति पैदा की थी कि उसके बाद से भारत के अंदर रिवोल्ट होना रुका ही नहीं और ये रिवोल्ट दिन ब दिन उसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई, उसकी स्ट्रैटेजी और कॉम्प्लेक्स होती गई और सोफिस्टिकेटेड होती गई और ये रिवोल्ट ने ब्रिटिश को इस हद तक पुश कर दिया कि उन्होंने बहुत सारे ड्रैकोनियन एक्ट्स लाने पड़े थे। फुल ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे कि बिना किसी पूछताछ, बिना किसी ट्रायल के लोगों को पकड़ लो, फांसी दे दो। क्यों? क्योंकि दे वर शेकन टू देयर कोर। अब विनायक यहाँ पे कहाँ फिट होते हैं? तो विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 1885 में एक ऐसे ही चित्पावन ब्राह्मण के घर में होता है। उनके पिताजी सिंपल क्लर्क थे, माताजी हाउसवाइफ थी, 3 भाई थे ये लोग और एक बहन थी। इनकी बहन का देहांत बहुत अर्ली स्टेज में हो जाता है और इसके बाद भी इनके फैमिली के ऊपर बहुत सारी ट्रेजेडीज आते रहती हैं। विनायक जिस समय 10 साल के थे तो उन्होंने जिस तरीके का अपराइजिंग देखा और जिस तरीके का दमन देखा तो उसके बाद में से उन्होंने एक अपने जो फैमिली गॉडेस होती हैं अष्टभवानी माता, अष्टभुजा भवानी माता, उनके सामने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भी जब तक जीवित रहूंगा तब तक ब्रिटिश को भारत से उखाड़ने के प्रयास में ही सतत लगा रहूंगा। ठीक उसी तरह जिस तरह वासुदेव बलवंत फड़के जी ने कसम ली थी। अब लोगों को शायद ये कसम बचकानी लगी हो क्योंकि ये 10 साल का बच्चा ले रहा है, पर यही एक कसम आगे चल करके ब्रिटिश के नाक में इतना दम किया जिसको हम लोग आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। अब इस चैप्टर से हमें सबसे इंपॉर्टेंट की टेक अवेज क्या मिलता है इस कहानी से कि ब्रिटिश भारत पे रूल करते थे नॉट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ फायर पावर्स एंड आर्म्स बट थ्रू साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ब्रिटिश का ये कहना था कि वो एक सुपीरियर रेस थे और वो इनडिफिटेबल थे, मतलब उनको हराया नहीं जा सकता था। तो
इसका प्रयास करना भी एक तरीके की मूर्खता है, और अगर जो प्रयास करते भी थे तो उनको बिना किसी ट्रायल और बिना किसी सुनवाई के ऐसे ही बहुत क्रूर तरीके से मार दिया जाता था। लेकिन इस अपराइजिंग के बाद से ये समझ में आया कि ब्रिटिश भी डरते हैं कि उनको भी चैलेंज दिया जा सकता है, इसको भी हराना इतना मुश्किल नहीं है जितना वो साउंड करता है। दूसरा, इस स्टोरी से क्या निकल करके आ रहा है कि ब्रिटिश भी रियलाइज कर गए थे कि हर नैरेटिव एक दिन पुरानी हो जाती है। तो अभी तक तो उन्होंने इस तरीके का नैरेटिव बना रखा था कि हम इंडिफिटेबल है और इट्स अ वाइट मैन बर्डन और हम यहाँ पर आए हैं आपको सिविलाइज करने के लिए एंड ऑल दैट। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है ये खत्म हो रहा था, और इसलिए अब उन्हें जरूरत है नए पॉलिटिकल टूल की। तो यहाँ पर राइज होता है एओ ह्यूम का। एओ ह्यूम वही है जिनके फाउंडर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1857 में वो यूपी के इटावा जिले के कलेक्टर थे। उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी 1857 के रिवोल्ट में कि उन्हें एक बुर्का पहन के मुंह पे काली लपोत करके उन्हें भागना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए। यही एओ ह्यूम आगे जा करके बोलते हैं कि अगर भारत में इसी तरीके से विद्रोह बढ़ता रहा तो ब्रिटिश इंडिया का राज भारत पे शायद कुछ ही सालों का रह जाएगा। तो इसलिए हमें ज़रूरत है एक ऐसे मैकेनिज्म की जो कि भारत के जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको यूज़ करके भारत के अंदर बढ़ रहे एंगर और फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। और इन्होंने फिर विलियम बेडनबर्न और कुछ लिबरल और प्रो इंग्लिश और जो एलीट लोगों के साथ मिल करके एक पार्टी की नींव डाली जो बना इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे जाके क्या क्या करता है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं, ब्रिटिश और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में रिलेशन कैसे रहते हैं, और साथ ही साथ पैरेलली ये जो पॉलिटिकल अपराइजिंग चल रहा है वो कैसे इंटेंसिफाई करता है, कौन कौन से नए नायक आते हैं और उनके वजह से क्या हमारे पूरे पॉलिटिकल मूवमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपके कुछ ओपिनियन है, फीडबैक है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग। बाय।